नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। सरकार का गठन हो चुका है, तमाम चीज़ों का अब जो कहा जा रहा था, लेकिन अब एक और बात मामला सामने आ रही है। कौन हारा कौन जीता? जीता तो सरकार बना लिया है, तीसरे नंबर की पार्टी है जो मुख्यमंत्री बनी, यानी कि नीतीश कुमार जदयू के मुख्यमंत्री सामने आए हैं। वहीं अब जो बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है बिहार की राजद, क्या कुछ उसमें चल रहा है? कांग्रेस अब चौथी नंबर पे चली गई है। कांग्रेस का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। देश से नहीं बल्कि कहा जाए बिहार में भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। अंदर के खेमे में बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा लिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है, यानी कि कांग्रेस को नए सिरे से शुरुआत करना है, मजबूत करना है। अब वहीं राजद की बात करें, राजद में भी कम कौतूहल नहीं है, इसमें भी बहुत कौतूहल चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है, हमारे संपादक नवन सर से बात करेंगे और जानेंगे तेजस्वी यादव ने क्या गेम पलटने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर राजनीति में कोई हार नहीं होती है, बता दूं, राजनीति और तर्क नीति में कोई हार नहीं होती है। अगर आप हार से सीख लेते हो, हार से कुछ आप जीत लेते हो, हार में भी जीत छुपा होता है जी। ये मौका है अपनी पार्टी को पुनः स्थापित करने का नई ऊर्जा के साथ। ये मौका है अपनी पार्टी से पैरासाइट्स को हटाने का। ये मौका है अपनी पार्टी से जयचंदू को छांटने का जी। जहाँ कांग्रेस अपनी पुरानी परिपाटी में ही है, यानी एक बड़ी हार हो गई, अध्यक्ष पर दबाव, प्रेशर, चुनाव हार गए हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रभारी पर दबाव, इस्तीफा दे दीजिए। प्रभारी ने तो इसीलिए हार के बाद ही तुरंत खुद ही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्तिसिंह गोयल, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अध्यक्ष ने भी, मदन मोहन झा ने भी पेशकश कर दी है। अब लेकिन इससे गुटबाजी खत्म नहीं हो जाएगी। इससे कांग्रेस जैसे ही कोई और सत्ता ताकत में आता है उस पार्टी के प्रभाव में, तब तक दूसरा आदमी उसका विरोध करने लगता है। तो ये तो अंतःकलह चलता रहेगा। ये अंतःकलह तब समाप्त होगा जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पार्टी के, अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसे बाहर निकाला जाए। वो विरोध पार्टी का नहीं कर रहा है, वो किसी व्यक्ति का नहीं कर रहा, बल्कि पार्टी का कर रहा है। और एक इंस्टीट्यूशनल पद के व्यक्ति का विरोध करने का मतलब है कि राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है, इसलिए कांग्रेस को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि राजद सीख गई। राजद ने इस चुनाव में शुरुआती दौर में ईवीएम खूब रटा, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ईवीएम से के चलते कहीं जीते भी हैं, कहीं हारे भी हैं, तो अब वो असली मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। और फोकस कैसे कर रहे हैं, ये बताने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि लालू यादव की राजद कैसे काम करती थी। बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ जी। रातों रात की खबर है, आपके पास समय होगा ही, चाय भी आपके हाथ में होगी, अखबार रखे होंगे तो अखबार रख दिए साइड में, हम उससे बढ़िया खबर देते हैं आपको। देखिए, जो जानते हैं हमारे दर्शक लालू यादव की राजनीति कैसी थी, राजद को कैसे चलाया था, उनको पता होगा कि लालू यादव भले ही ऐसे बहुत अग्रेसिव पॉलिटिशियन लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार संगठन को लेकर बड़ा लेड बैक रहा है। चाहे उनके जो दोनों साले रहे हों, उनका जो एक समय था जिस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाए हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आँख मूंदा था। इसके अलावा इनके जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, इन्होंने भी संगठन में बहुत कुछ किया। सनोज यादव के साथ जो इन्होंने किया था हाथापाई, वो तो आज तक सभी को पता है जी। इसके अलावा मैं नाम लेता रहूँगा तो अब लिस्ट लंबी हो जाएगी। शहाबुद्दीन का दौर था, शहाबुद्दीन ने कभी उदंडता नहीं की लालू यादव से, लेकिन उनके कार्यकर्ता उदंडता करते थे, उसको भी इग्नोर करना पड़ता था। मुझे याद है कि लालू यादव, जब मैं बिहार में राजनीति सीखने आया था, पत्रकारिता सीखने आया था जब शुरू में, तो मैं देखा था कि शहाबुद्दीन के लोग आकर लालू यादव की सभाओं में शहाबुद्दीन के नारे लगाते थे, लालू के नारे लगाते थे और हाईजैक कर लेते थे पूरी सभा को। तो लालू यादव को मतलब ना चाहते हुए भी उन लोगों की बात सुननी पड़ती थी, माननी पड़ती थी, कार्यक्रम रोकना पड़ता था। तो ये भी एक दौर था। लेकिन उस दौर में आपको याद होगा कि 2014 में पप्पू यादव चुनाव जीत कर आए थे राजद के टिकट पर ही, और उदंडता की स्थिति देख लीजिए। उदंडता मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उदंड हो, लेकिन पार्टी के हिसाब से उदंडता कहलाएगा कि उन्होंने पहले तो पार्टी के खिलाफ बयान कई दे दिए हैं, तब भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उन्होंने अपने आप को लालू यादव का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तेजस्वी यादव का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया। इन सभी बातों के बाद भी पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के कंसेंट में साझी जाई, उन्होंने क्या किया था, पप्पू यादव को बाहर कर दिया और उस मुद्दे पर जवाब ही नहीं दिया। पूछते रह गए लोग कि पप्पू यादव क्यों बाहर हुए, जवाब तक देना नहीं समझा। वो इंटरनल उनका डिसीजन था पार्टी का। और आपको पता होगा इस पार्टी में चुनाव से पहले भी लोगों का विकेट गिरता गया जी। कई पुराने लोकसभा के प्रत्याशी थे, कई एमएलसी थे, ऐसे लोग थे पूर्व प्रत्याशी जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका भी विकेट तेजस्वी ने खूब गिराया है। और अब जबकि एक बड़ी हार सामने दिख रही है,
तो 2-3 सवाल जरूर मन में खड़ा होता है कि क्या लालू यादव के उसी स्टाइल पे रहकर, चुप रहकर चीज़ें हो सकती हैं। लालू यादव चुनाव हार जाने के बाद भी मुझे याद है कि उन्होंने किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया, बल्कि कलेक्टिव जिम्मेवारी हुई। और या तो कुछ तो आरोप लगाया गया कि मतलब कुछ धांधली हुई चुनाव में, वो तो उस राज्य का सूझ रहा है। लेकिन मुख्यतः जो बात थी वो लालू यादव ने जीत हार दोनों का जिम्मेवारी खुद लिया था। अब तेजस्वी यादव को हार की जिम्मेवारी खुद ही ले लेते हैं तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को, दर्शकों को भी बताया बहुत जगह घूम घूम कर कि भीतरघात तो हुआ है बिल्कुल, कई जगहों पर हुआ है। और ऐसा हुआ है जैसे लगा कि लालू तेजस्वी यादव को दिखा नहीं, सामने इसकी चीज़ नहीं दिखी, लेकिन अब दिखा है। मुझे ये मेरा भ्रम था कि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने देखा है और देखने के बाद एक्शन लेने में देरी जरूर की, लेकिन ले रहे हैं एक्शन। आज आपके पास लिस्ट है सीतामढ़ी के जो जिलाध्यक्ष अशफाक पूर्व एमपी हैं जी, उनको हटा दिया गया है। सीताराम यादव को हटा दिया गया है। वहां से जो 6 साल के लिए निलंबित कर दिया पार्टी से, जो वहाँ के विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने संसा की थी, तो उसको हटाया गया है। एक तरफ जहाँ लालू यादव की राजनीतिक परिपाटी हम देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखते हैं। लालू यादव ने कई बार डिसीजन लेने में काफ़ी देरी की और इसी चक्कर में उनकी व्यक्तिगत राजनीति भी खत्म हुई। कांग्रेस ने जब बिल लाया, राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था, आपको याद होगा, जिसकी वजह से लालू यादव की राजनीति खत्म हुई, उस पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हार के अगले दिन ही जो 19 सीट कांग्रेस लाई है 70 में से, उस पर तो चर्चा शुरू हो गई थी। राजद ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि कांग्रेस की जिम्मेवारी है और कांग्रेस जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा भी दे रही है। लेकिन राजद के कई लोगों ने कई जगह पर भीतरघात किया है, उसकी भी जिम्मेवारी होती है ना। 2 लोगों को इंस्टेंटली निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, जिसका सीताराम यादव है, पूर्व एमपी हैं सीतामढ़ी से। और वहीं जिलाध्यक्ष की बात करें, सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था, जो भी बातें हो रही थी, उसके शफीक खान को बनाया गया है अभी जिलाध्यक्ष। जी। तो इन 2 लोगों का जो विकेट गिरा है, ये ना तो पहला है और ना आखिरी है। अब हमारी जो खबर है, इंटरनल सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि 22 लोगों की पूरी लिस्ट है। इसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, वर्तमान प्रत्याशी भी हैं। 22 लोगों की लिस्ट जी, और 22 लोगों की इस लिस्ट में कई लोगों का खाता खुल सकता है। इन लोगों के ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ दुष्प्रचार किया या हराने की साजिश की, पार्टी विरोधी, बिल्कुल, क्या किसी तरीके से अपनी टिकट चाहते होंगे और उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया, जिसकी वजह से ये हुआ है। देखिए, हार की जिम्मेवारी पहले मैंने जैसे बताया कि लालू यादव लेते रहे हैं, या कोई भी नेता लेता रहा है, कांग्रेस में तो अभी भी लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि हार की जिम्मेवारी प्रत्याशियों की हो गई। अब प्रत्याशी तय करें कि उनको किसने हराया है, किस कारण से वो हारे हैं, क्या कमी रह गई, वो एक रिपोर्ट जनरेट करें और वो रिपोर्ट लेकर पार्टी में पहुंचे। पहले नेता, जो मेन नेता होते थे, वो लेते थे हार की जिम्मेदारी, लेकिन अब प्रत्याशी को तय करना होगा कि कौन हारा। मैं बताता हूँ, कांग्रेस राजद ने अपने कई विधायकों को भी छुट्टी की है और कई नेताओं को भी साइडलाइन किया है, और आने वाले समय में कई लोगों की छुट्टी होगी। अब देख लिया, महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, अशोक सिंह, संजय सिंह, फराज बादमी, ये सारे लोग हटा दिए जा चुके हैं और ये अभी लिस्ट लंबी चलने वाली है। जिन लोगों ने भी, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, बहुत लोग तो जानते भी, बोलो वीडियो देख भी रहे होंगे जी, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया है तो रिपोर्ट मिल चुकी है और तेजस्वी यादव के कंसेंट में ये बातें आ गई हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति समाज के हों। ऐसा नहीं है कि यादव समाज से आएंगे तो उनको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि पार्टी किशनगंज और पूर्णिया, अररिया जैसी जगहों पर भी हारी है, उसकी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उस जगह पर समीकरण तगड़ा रहा है, उस तगड़ा समीकरण को कैसे कोई बिगाड़ सकता है। लालू यादव के समीकरण को तोड़ने का, ध्वस्त करने का जो जिम्मेवारी है, मेरे पास लिस्ट है कि 22 लोग हैं जिनको तेजस्वी यादव किसी भी वक्त अपनी पार्टी से बाहर कर सकते हैं। इन लोगों पर बहुत गंभीर आरोप है। ज़्यादातर लोगों पर ये आरोप है कि उन्होंने वर्तमान जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे थे उनके खिलाफ वहाँ पर प्रचार किया है, और कई सीटें हैं, कई प्रत्याशियों के नाम भी इसमें टेंटेटिव, लेकिन ये सब लेकर मैं केओस नहीं क्रिएट करना चाहूँगा। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कि अब अपना अगला आगे का जो कार्यक्रम है वो राज्य के साथ ऑटोमेटिकली नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी खोज रहे हैं। किसी की बात नीतीश कुमार से हो रही है, किसी की बात किसी और से हो रही है। कई विधायक जो हार गए हैं वो भी अपने रास्ते को खोज रहे हैं। तो अब यहाँ का आगे का रास्ता जो है वो तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। कल हमने एक खबर की थी, मैंने की थी पंचनामा। मैंने उस खबर में बताया था कि कांग्रेस पार्टी अभी हार के हैंगओवर से निकल नहीं पाई है, वही पुराना ढाक के 3 पात।
कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दें, कांग्रेस के प्रभारी इस्तीफा दें, दोनों ने पेशकश कर दिया। क्या हो जाएगा? क्या इससे पार्टी रिवाइव हो जाएगी? क्या इससे पहले लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है? अशोक चौधरी की स्थिति याद नहीं है आपको? अशोक चौधरी से कैसे रुला कर उनसे इस्तीफा लिया गया था। उससे पहले की घटनाएं बता दूं, चंदन बागची ने इस्तीफा दिया था, अनिल शर्मा ने इस्तीफा दिया था, उससे पहले रामजतन सिन्हा ने इस्तीफा दिया था। महबूब अली कैसा किस पार्टी में है अभी? कांग्रेस की परिपाटी रही है कि अपने अध्यक्षों की कुर्बानी लेते जाती है, और अब परिस्थिति यह है कि अब अशोक चौधरी की कुर्बानी हो गई उस व्यक्ति की जो 4 से 27 तक लेकर गया था कांग्रेस पार्टी को। और सोचिए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के बाद जो रो कर गया, उनके पिताजी की जो महावीर चौधरी हैं वो भी कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनकी आत्मा तड़प गई होगी थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को देखकर स्थिति में। और अब मदन मोहन झा, जिनके पिता इतने बड़े कांग्रेसी रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है। अरे उनकी, अगर मैं किसी पे हमला नहीं करना चाहता हूँ, हार की जिम्मेदारी तो मदन मोहन झा की भी है, लेकिन जिस व्यक्ति की खासियत यह है कि वो कार्यकर्ताओं और अपने में अंतर नहीं एहसास कराता है, तो क्या आप कार्यकर्ता जैसा उसका इज्जत कर दीजिएगा? क्या उनके डिसीजन को पलट देंगे प्रभारी? क्या उनके डिसीजन को चैलेंज कर देंगे लोग? सीधी सी बात बता दूं आपको कि पद, प्रतिष्ठा, गरिमा की मर्यादा अपनी जगह पर होती है। जो ताकत होती है उस पद में, उसका पूरा उपयोग करने का भी हिम्मत होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कर दिया, क्या मदन मोहन झा कर सकते हैं? क्या मदन मोहन झा अपनी स्वेच्छा से अखिलेश सिंह को पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। वही अखिलेश सिंह जिन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए थे, वही अखिलेश सिंह जिन्होंने कई प्रत्याशियों को भीतर खाने से ऐसे कमजोर प्रत्याशी दिलवाए जो कि हार गए हैं और 5वें 6ठे नंबर पर हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। और मैं तो कहूँगा शीर्ष नेतृत्व की जो कहीं ना कहीं एक भावना रहती है ना कि बिहार में हम किसी अध्यक्ष को दे देंगे तो जातिगत भावना के हिसाब से वो हो जाएगा सेट, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर आगे चलना है राजद के साथ में, राजद के साथ अगर नीतीश के साथ जाना है या टूटना है या बर्बाद होना तो कोई बात नहीं, लेकिन राजद के साथ आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को थोड़ी जिम्मेवारियाँ और बढ़ानी पड़ेंगी और ताकतवर लोगों को ताकत देना पड़ेगा। आपने भी अशोक चौधरी की बात कही कि कांग्रेस से निकाले गए, लेकिन अभी देखिए उनकी अशोक चौधरी की स्थिति है। अभी एक नीतीश के अच्छे करीबी आदमी है, जदयू में महबूब अली सर बिल्कुल एमपी है, और देखिए उन पर इल्जाम लगाए जाते थे कमजोर करने के कांग्रेस के। और वहीं अब देखिए रामजतन सिन्हा भी, वो भी कांग्रेस अलग है, हालांकि वो जदयू में गए थे लेकिन जदयू छोड़कर भी वो चले गए। आपने एक बात कहा 4 से 27 पे लगा, 27 से फिर 4 पे वापस लाएंगे वही अशोक चौधरी उनके खिलाफ होकर के कांग्रेस का। तो यही ना बोलिए, आपने तो मौका दिया जब वो व्यक्ति आपके साथ था, आपको मजबूत करने चला था, तो आपने उनके साथ जो किया। और देखिए हर जगह मैं वही कहूँगा, वही गुटबाजी, वही लोग, चंद लोग जो कि कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, और जब उनको सत्ता मिला थी तो उनके विरोध करने वाले लोग खड़े रहते हैं। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है आपस में लड़ाई झगड़े का, इससे पार्टी नहीं बनती। और इस कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा बीजेपी उठा लेती है, अच्छा खासा फायदा उठाया गया है। कई विधायक को तो खरीद फरोख्त का मामला भी सामने आ जाता है। कांग्रेस तो बीजेपी के सामने बिहार में टिकी ही नहीं है। बिहार में कई और राज्यों में देख लीजिए, हम बात बिहार में इस चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, इस चुनाव में तो टिकी ही नहीं है। आंकड़े निकल के देखिए ना। और बात अगर करें तो जदयू की सीटों पर जाकर कांग्रेस जीत के आ गई भी गई 19 सीट, तो अदरवाइज भाजपा के सामने टिकी नहीं है। 70 सीट मिलता है आपको, 50% भी नहीं जीत पाते, 19 सीट जीतते हैं। ये कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए? देखिए मैं इतना ही कहूँगा कांग्रेस के लिए कि आने वाला समय इनके लिए और बुरा है। अगर जो सारी बातें हमें समझ में आई कि यादवों के हाथ में इस बार सत्ता जाने वाली है, कांग्रेस का कमान यादवों के हाथ में जाएगा और तेजस्वी के साथ एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाएगा, तब तो ठीक है। अन्यथा बहुत सारी समस्याएं भी आने वाली हैं। लेकिन मैं बात हम फिर वापस करेंगे आरजेडी की। कांग्रेस जहाँ एक तरफ अपने जो बच्चा आने के लिए खुद को लड़ रही है जी, वहीं राजद में आप नई ऊर्जा देखिएगा। मुझे डर इस बात का था कि कहीं तेजस्वी यादव 2019 की तरह हार के बाद 6 महीने गायब मत हो जाए। जैसे लालू यादव हारे थे तो वो भी केंद्र में चले गए थे पूरे परिवार के साथ, तो वो मत हो। लेकिन अब जो डिसीजन मेकिंग दिखा है, एक करके पार्टी से उन लोगों को हटाया जा रहा है जो कि गलत किए थे। 24 लोग, 22 तो मैंने कहा है आपसे, 24, 25, 30 भी हो सकते हैं। लिस्ट बन चुकी है, कई लोग छुट्टी होगी और इससे पार्टी में और जो कार्यकर्ता मजबूत हैं, जो लगातार भावनात्मक जुड़े हुए हैं, उनको हिम्मत मिलेगा। ऐसे अगर जो कार्यकर्ताओं को शहीद कर देने वाले लोगों को अगर फिर पद स्थापित कर दिया जाएगा तो फिर मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक अच्छा प्रॉमिस दिखाया है पार्टी के प्रति, और आने वाले समय में अगर अपने डिसीजन पर वो खड़े उतरते हैं और मजबूती से मतलब उन डिसीजन पर खड़े रहते हैं तो फिर मैं श्योर बताता हूँ आपको कि राजद का अच्छा दिन आ सकता है। आपने कल जदयू के बारे में बताया था, आज कांग्रेस के बारे में बताइए, कुछ भविष्यवाणी उनके बारे में बताइए कि किस तरह से वो सुधारे खुद को। कांग्रेस के बारे में हम किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वर्तमान में कांग्रेस के लिए मेरे पास एक ही 2 शब्द हैं। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स को अगर नहीं ख़त्म किया जाएगा,
और हेलीकॉप्टर छाप नेताओं को बाहर नहीं किया जाएगा। ये अहम तब बातें तक हैं। तब तक हेलीकॉप्टर छाप तो ऐसे कितने अशोक चौधरी आएंगे शहीद हो जाएंगे, ऐसे कितने मदन मोहन झा आएंगे शहीद हो जाएंगे, और नीतीश कुमार को राहुल गांधी- अपनाते रहेंगे। राहुल गांधी स्वयं भी आ जाएंगे ना, उनको भी शहीद करने में समय नहीं लगाएगा ये लोग। तो ये हाल है बिहार में कांग्रेस का। जो आप सुन रहे हैं भारत लाइव पर, ये जो हमारा रातों रात शो है, कांग्रेस की यही हाल है। आपने अभी राजद के बारे में सुना, राजद के 22 ऐसे नाम है जो कि कट आउट, मतलब उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये तो आप रातों रात में देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि रातों रात शो में कुछ भी सुधार होना चाहिए, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। वहीं अगर आपको लगता है निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़नी चाहिए तो जो सहयोग भी करें, हमारा UPI नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप सहयोग राशि दे सकते हैं। मेरा एक आग्रह, पर्सनल आग्रह भी है। ये जो मैं लगातार आपको अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन ये जो सहयोग राशियाँ हैं ये लगातार हमारे पास आ रही हैं। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये करके बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। तो मैं एक और आग्रह आप लोगों से करूँगा कि आप अपना नंबर और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज एक ज़रूर कर दें, बिल्कुल, ताकि हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों का धन्यवाद भी दें। बात इस मेरे से कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम 2 रुपये कैसे दे सकते, 2 रुपये से क्या होगा। आप निश्चिंत रहिए, ये हौसला है जो आप हमें दे रहे हैं, ये रुपया नहीं है, 1-2 रुपया। आप इसी तरह से सहयोग अपना बनाए रखिए। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे चैनल पे 4.5 लाख लोग हैं। अगर 1 रुपये भी सभी लोग देते हैं तो ये चैनल बहुत आगे बढ़ सकता है। हम जब बहुत जल्दी सेटेलाइट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस जो मेहनत है हमारी उसमें 4 चांद तब लग जाती है जब आपका सहयोग मिलता है। आप सहयोग केवल पैसा देकर ही नहीं कर सकते। इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करके आप कर सकते हैं। फेसबुक पर बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियोस को। हम आग्रह करेंगे कि फेसबुक पर हमारा, आपके आग्रह पर हमने नया पेज बनाया है। यूट्यूब पर तो बहुत ज़माने से हम हैं, फेसबुक पर एक नया पेज है। पुराना पेज हमारा डिलीट कर दिया गया था जिस पर 8 लाख लोग थे। तो अब ये नया पेज है, इस पर आप सहयोग कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को इतना शेयर कीजिए कि जो पुराने दर्शक हैं वो वापस जुड़ सके उस पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।